हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आरोही जीएस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं आशुतोष कुमार। ओके, तो आज हम लोग ये जो शेड्यूल पढ़ रहे थे, ठीक है, पॉलिटी में जो सेशन हमारा चल रहा था उसका सेकंड लेक्चर वो मैं लेकर आया हूं आज। तो हम लोग देखते हैं सिक्स्थ शेड्यूल के बाद का क्या है। तो ये मैंने आपको बता दिया था कि शेड्यूल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, शेड्यूल को अलग से रखा गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ओरिजिनली 8 था, अब 12 है, 4 शेड्यूल ऐड हुआ है, ठीक है। बाद हमने इसमें ये डिस्कस कर दिया था शेड्यूल 1 2 3 4 5 6। अब शेड्यूल 7 में क्या है? शेड्यूल 7 में आपको एक्चुअली 3 लिस्ट दिया गया है, ठीक है। स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, जो कि आर्टिकल 246 में है। तो आइए उसको हम लोग थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में क्या है, ठीक है, उसके बाद फिर फर्दर। तो जैसे पावर का डिवीजन इसमें बताया गया है कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स को हम लोगों ने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। या तो वो यूनियन लिस्ट में आएगा, या आपका स्टेट लिस्ट में आएगा, या कंकरेंट लिस्ट में आएगा, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट में पहले जिस समय बना था उस समय 97 सब्जेक्ट थे, उसको इंक्रीज करके 100 किया गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग एक स्ट्रॉन्ग सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या मतलब अगर हम फेडरल स्टेटस देखें तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो फेडरल स्टेटस है अपना कंट्री का, उसमें सेंटर जो है थोड़ा स्ट्रांग होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट्स जो अगर हम जितना सब्जेक्ट जो है यूनियन लिस्ट में डालेंगे उतने सब्जेक्ट पर यूनियन जो है मतलब पार्लियामेंट जो है वो लॉज बनाएंगी, ठीक है। तो क्या होगा कि उनका पावर इससे दिखता है कि भाई ज्यादा है। तो जो मेन मेन सब्जेक्ट्स हैं जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, उनको हम लोगों ने किस में रखा है? यूनियन लिस्ट में रखा है। मेन सब्जेक्ट्स में जैसे क्या है, ठीक है, मेन सब्जेक्ट में ये है कि डिफेंस, जैसे यहाँ पर हमने इसलिए कुछ लिख दिया, डिफेंस, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, यूएनओ, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, जितने भी ट्रीटीज एग्रीमेंट्स हैं, वॉर एंड पीस, सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉज जो यूनियन बनाएंगे, रेलवेज यूनियन के पास है, करेंसी क्वाइंस ये भी यूनियन के पास है, इंटर स्टेट ट्रेड भी यूनियन के पास है, ठीक है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्टॉक एक्सचेंज, वेट्स एंड मेजर का जो स्टैंडर्ड सेट होता है वो भी इनके पास है। वेट्स एंड मेजर का स्टैंडर्ड मतलब जो भी स्टैंडर्ड सेट किया गया है वो इनके पास है, ठीक है। मिनरल ऑयल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करना है तो वो भी इनके पास है, यूपीएससी, ठीक है, मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज, मतलब और क्या कहते हैं अदर मतलब टैक्सेज ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर से आप को छोड़कर बाकी एग्रीकल्चर वाला स्टेट में आता है, एग्रीकल्चर को छोड़ दें अगर तो बाकी जो है यूनियन में आता है। जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली ये यूनियन के पास है। कॉर्पोरेशन टैक्स, ये तुमको पता है कि कॉर्पोरेशन टैक्स यूनियन के पास है। हाँ, ये हम लोग टैक्सेस वाले में सेक्शन में भी जानते हैं कि भाई कुछ इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, ये सब जो है वो सेंटर का के परव्यू में आता है। फिर टैक्सेज ऑन न्यूज़पेपर पर जो टैक्स है वो ये आपको क्या कहते हैं सेंटर कलेक्ट करता है, ठीक है। फिर हाईवेज, कम्युनिकेशन, ये सब भी है वो सेंटर के पास है, ठीक है। हाईवेज एंड कम्युनिकेशन, यहाँ पर ऐड कर लीजिए कम्युनिकेशन। तो इसमें कुछ कुछ चीज इंपॉर्टेंट है जो कि आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो वो चीज आपको पता होना चाहिए कि हाँ, जैसे कॉर्पोरेशन टैक्स ये सब तो पता है सबको कि नहीं पता है आपको, इंपॉर्टेंट कौन है? न्यूज़पेपर वाला इंपॉर्टेंट है। ये वाला टैक्सेज और न्यूज़पेपर जो है वो यूनियन के पास है। स्टेट लिस्ट का अगर हम बात करें तो स्टेट लिस्ट का स्टार्टिंग में 66 था और वहां से 61 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेट का पावर को घटाया गया है, पावर मतलब स्टेट से घटाकर सेंटर को दिया गया। स्टेट वाले में क्या है? पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, प्रिजन, ये सब लोकल गवर्नमेंट ये स्टेट के पास है। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन स्टेट के पास है। लिकर स्टेट के पास है। ब्यूरियल एंड ब्यूरियल ग्राउंड भी स्टेट के पास है। लाइब्रेरी, म्यूजियम स्टेट के पास है। एग्रीकल्चर, अभी हम बोले थे एग्रीकल्चर स्टेट के पास है। बाकी नॉन एग्रीकल्चर के अलावा जो टैक्स है वो सेंटर के पास है। क्या कहते हैं एग्रीकल्चर, वाटर हो गया, फिशरीज हो गया, जो भी मतलब ऐसा है कि जो भी स्टेट के पावर में हो जाएगा उस चीजों को स्टेट में रखा गया है। फिशरीज, मार्केट्स एंड फेयर, मनी लेंडरिंग,
मनी लेंडिंग के बाद बेटिंग गैम्बलिंग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, टैक्सेज ऑन एग्रीकल्चर इनकम, ये स्टेट के पास आ गया, ठीक है। उसके बाद टैक्सेज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग्स, सेल एंड परचेजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी स्टेट के पास है। टॉल्स, ये भी स्टेट को जाता है, हाँ। उसके बाद टैक्सेज ऑन एनिमल एंड बोट्स, ये भी स्टेट को जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा स्टेट लिस्ट में आ गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि मतलब ये पेट्रोल वगैरह, पेट्रोल और लीकर, ये जो होता है ना, पेट्रोल और लीकर जो है, ये मेनली मतलब मेजर सोर्स है स्टेट के। पेट्रोल और लीकर पर जो टैक्स लगता है, हाँ, वो मेजर सोर्स है, क्या कहते हैं, स्टेट के रेवेन्यू का मेजर सोर्स, हाँ, मेजर सोर्स, ठीक है। उसके बाद कंकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट को 47 से बढ़ा के 52 किया गया है, ठीक है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से सब्जेक्ट, तो वो सब्जेक्ट मोस्टली जो है वो स्टेट से उठाकर इसमें डाल दिया गया है। जैसे इसमें जितने भी क्रिमिनल लॉ, आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन पेनल कोड, हाँ, ये सब जो है वो आपको किस में आएगा, कंकरेंट लिस्ट में आएगा, ठीक है। जो मैरिज, डिवोर्स, इन्फेंट्स एंड माइनर्स, ठीक है, बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी, ट्रस्ट, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, ये सब आपको किस में आएगा, ये सब आपको कंकरेंट लिस्ट में आएगा। कंकरेंट लिस्ट में वैसे सब्जेक्ट है जिनमें कि जो ये सेंटर जो है, सेंटर और स्टेट दोनों जो है, इस पर सेंटर और स्टेट, जो सेंटर एंड स्टेट बोथ जो है वो लॉ बना सकती है, ठीक है। सेंटर और स्टेट बोथ लॉ बना सकती है। बट अगर मान लीजिए कि कोई स्टेट लॉ बनाया है कंकरेंट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट मैटर पर, और उस पर अगर सेंटर भी लॉ बनाता है, तो सेंटर का जो लॉ होगा वो इसको क्या कहते हैं, ओवरराइड कर जाएगा, ठीक है। मतलब कि यहां पर भी सेंटर का पावर ज्यादा है स्टेट से, करेक्ट। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे इसमें और रखा गया है क्या, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स, फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि फॉरेस्ट पर दोनों लॉ बना सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स, हाँ, पॉपुलेशन एंड फैमिली प्लानिंग, उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन, उसके बाद सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब पर दोनों बना सकता है, दोनों अपना लॉ बना सकता है। बट सेंटर का लॉ जो है वो ओवरराइडिंग हो जाएगा स्टेट पर, अगर सेंटर का लॉ एग्जिस्ट करता है तो, ठीक है। प्राइस कंट्रोल, ये भी दोनों का। फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में भी आप देखते होंगे कि फैक्ट्रीज एक्ट बना था 1948 में, ठीक है। और उसके करस्पॉन्डिंग जो है वो रूल आ गया, रूल आ गया। फैक्ट्री क्या है, कंकरेंट लिस्ट में है, तो सेंटर ने अपना फैक्ट्रीज एक्ट बनाया 1948। अब स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया कि उस फैक्ट्री एक्ट के तहत ही, मतलब उस सब्जेक्ट के तहत ही रूल्स बनाया अपना अपना, हर एक स्टेट का। जैसे बिहार का फैक्ट्री रूल अलग है, बंगाल का अलग है, तो सबने अपना अपना अलग अलग बनाया। लेकिन क्या है कि फैक्ट्रीज एक्ट को कोई भी बाईपास नहीं करेगा, ठीक है। बॉयलर्स, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर देखिए क्या है, कंकरेंट लिस्ट में, लेकिन टैक्सेज ऑन न्यूज़पेपर किस में था, यूनियन लिस्ट में था। स्टैंप ड्यूटीज इसमें है। और वेट्स एंड मेजर जो है सब्जेक्ट यहाँ का है, लेकिन वेट्स एंड मेजर का जो स्टैंडर्ड है वो यूनियन के पास है, ठीक है। अब क्या हुआ कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, सब्जेक्ट को जो है वो स्टेट सब्जेक्ट को कंकरेंट वाले में कुछ सब्जेक्ट को डाल दिया गया। ऐसे पांच पांच ऐसे सब्जेक्ट को ट्रांसफर किया गया है जिनको स्टेट से कंकरेंट में डाला गया। 5 सब्जेक्ट में कौन कौन है, जैसे इसमें मैंने रेड से मार्क कर दिया। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स, ये हुआ 1, फॉरेस्ट 2, ठीक है, एजुकेशन 3, ठीक है, यहाँ पर फॉरेस्ट लिख दिया है गलत, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये हो गया 4, ठीक है। एक और सब्जेक्ट है, वो आप लोग देखकर बताइए कि कौन सा एक सब्जेक्ट और जो है यहाँ पर हम छोड़ दिए हैं, कि जिसको स्टेट लिस्ट से कंकरेंट में ट्रांसफर किया गया है, ठीक है। अब क्या है कि स्टेट लिस्ट, स्टेट में जो सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट वाले में, उस पर स्टेट अपना लॉ बनाता है, यूनियन वाले में सेंटर बनाता है, कंकरेंट में दोनों बनाता है। अब इनके बाद जो बच गया, मान लीजिए कुछ ऐसे भी जो चीज होंगे जो बच गए होंगे, जो किसी में कवर नहीं होंगे, तो जो भी रेजुडरी सब्जेक्ट्स होंगे उन पर जो वो आर्टिकल 248 में
ऐसा बोला हुआ है कि जो भी रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स हैं, ये आपको रेजिड्यूरी सब्जेक्ट जो है, इन पर जो है वो क्या है कि इन पर सेंटर मतलब यूनियन जो है वो आपको लॉ बनाएगा। ठीक है। अच्छा, स्टेट लिस्ट में भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं स्टेट लिस्ट में कि कुछ ऐसा कंडीशन जब हो जाता है, सर्टेन कंडीशन के समय क्या होता है कि उस समय सेंटर जो है वो लॉ बनाता है। ठीक है। जैसे आर्टिकल 249 में लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसा मतलब स्टेट में कोई भी सब्जेक्ट जो है वो ऐसा है और जिस पर लग रहा है कि ये नेशनल इंटरेस्ट की बात हो सकती है और इस पर बनाना जरूरी है, तो सेंटर इस पर लॉ बना सकती है। ठीक है। उसके बाद और भी ऐसा क्या है, 249 हो गया। उसके बाद 250 में नेशनल इमरजेंसी के केस में स्टेट जो है सेंटर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट पर लॉ बना सकती है। अच्छा, इस केस में क्या होता है ना कि राज्यसभा को एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है 2/3 मेजोरिटी से। ठीक है, तब सेंटर लॉ बनाती है। ओके। अच्छा, आर्टिकल 252 में है कि अगर 2 या 2 से अधिक स्टेट रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने किसी सब्जेक्ट पर कि इस पर लॉ बनाया जाए, तो उस केस में सेंटर लॉ बनाती है। 253 में यह लिखा हुआ है कि कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट या ट्रीटी को अगर इन्फोर्स करना हो तो उस केस में सेंटर जो है वो लॉ बनाएगी। राइट। तो ये हो गया आपका स्टेट ये शेड्यूल से। शेड्यूल 8 में क्या है, शेड्यूल 8 में लैंग्वेज से डील करता है, ये सब आपको पता है। शेड्यूल 8 जो है वो लैंग्वेजेस बताता है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रिकॉग्नाइज है। तो ओरिजिनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में 14 लैंग्वेज था, अभी कितने हैं, 22 है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन था, आसामीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, ठीक है, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ठीक है। अभी क्या है कि इसमें सबसे कम बोली जाने वाली पता है कौन भाषा, ये कश्मीरी है। कश्मीरी का संख्या बहुत कम है, लेस देन 0.1%। ठीक है, सबसे कम। उसके बाद क्या हुआ कि 14 के बाद और 8 लैंग्वेज को ऐड किया गया। 8 लैंग्वेज में जैसे 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ तो उस समय ये एक लैंग्वेज ऐड किया गया। 21st में एक लैंग्वेज ऐड किया गया था, ये लैंग्वेज था कौन सा, सिंधी। उसके बाद 71st में 3 लैंग्वेज ऐड किया गया, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। ठीक है। और 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 4 लैंग्वेज ऐड किया गया, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। तो यहां पर 1 हुआ, यहां पर 3 हुआ, यहां पर 4 हुआ। ठीक है। आप इसको जैसे याद कर सकते हैं कर लीजिए, सिंपल सा है, 1 + 3 = 4। और यहां भी देखिए आप 21 + 71 = 92। तो इससे भी याद हो जाएगा आपको कि 21 + 71 92 में 4 लैंग्वेज ऐड हुआ था, 21 में 1, 71st में 3, 1 + 3 = 4। ठीक है। अब शेड्यूल 9 की ओर बढ़ते हैं। शेड्यूल 9 में क्या है, शेड्यूल 9 जो ऐड किया गया था वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में जो हुआ था उसके तहत एक्ट ऐड किया गया था। और इसमें क्या है, इसमें एक्ट एंड रेगुलेशंस हैं स्टेट लेजिस्लेचर के। एक्ट एंड रेगुलेशन स्टेट लेजिस्लेचर किस चीज से डील करते हैं, वो तो लैंड रिफॉर्म्स, ये जो है वो मेनली डील करता है क्या, लैंड रिफॉर्म एंड एबोल्यूशन ऑफ जमींदारी। राइट। तो इससे डील करता है। अभी अभी आपका है शुरू में इसमें 13 एक्ट्स को रखा गया था। ठीक है, अभी 282 हो चुका है। अच्छा, इसमें बोला गया था कि इसी समय एक आर्टिकल भी ऐड किया गया था, आर्टिकल नंबर 31B। ये आर्टिकल मैंने लिखा है यहाँ पर। इसमें लिखा गया था कि कोई भी लॉ जिसको हम अगर 9th शेड्यूल में रख दिए तो वो चैलेंज नहीं किया जा सकता, इवन इफ इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट, वायलेट्स फंडामेंटल राइट, फिर भी इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं कोर्ट में। मतलब नो JR, नो जुडिशियल रिव्यू।
ठीक है, जो भी सब्जेक्ट इसका मतलब 9 शेड्यूल में है उसमें कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। लेकिन केशवानंद भारती केस आपको पता है 1973 में ये एक केस हुआ था, और इसमें ये बोला गया था कि जुडिशियल रिव्यू जो है, जेआर जो है, ये जो है ये बेसिक फीचर है, बेसिक फीचर है। और ये बेसिक फीचर को कोई भी लॉ हो, वो बेसिक फीचर को, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। अगर कोई ऐसा लॉ आता है या अमेंडमेंट होती है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर को डिस्ट्रॉय करने की बात आती है, तो उस केस में क्या है कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो किया जाएगा और उस लॉ को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली, ठीक है, 2007 में, मैं यहाँ पर लिखा हूं, 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोला कि जो भी लॉ केशवानंद भारती केस के बाद 9th शेड्यूल में डाले गए हैं, 9th शेड्यूल में जो भी लॉ केशवानंद भारती केस में 1973, 24 अप्रैल 1973 को, जो इसके बाद जो भी लॉ 9th शेड्यूल में डाले गए हैं, दे आर सब्जेक्टेड टू, दे कैन बी सब्जेक्टेड टू जेआर, सब्जेक्टेड टू जेआर। सो अभी का पोजीशन ये है कि अभी जो इसमें जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। हाँ, 1973 से पहले जो डाल दिया गया था उस पर जेआर पॉसिबल नहीं है, ये भी क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका 9th शेड्यूल। लोग शेड्यूल 10 की तरफ बढ़ते हैं। शेड्यूल 10 में क्या बोला गया है? शेड्यूल 10 में ये शेड्यूल 10 आया था, ये क्या बोलते हैं, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने इसको लाई थी। इसमें क्या है कि डिस्क्वालिफिकेशन बताता है। डिस्क्वालिफिकेशन कैसे हो सकता है? एमपी, एमएलए, एमएलसी, माइंड कीजिएगा, एमएलसी का भी डिस्क्वालिफिकेशन है। ये नहीं है कि एमपी एमएलए ही है, ठीक है। एमपी मतलब बोथ हाउस का, एमएलए स्टेट वाला, और एमएलसी लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट वाला जो होता है, तो उसका भी क्या कहते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन का है। ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, डिफेक्शन के आधार पर कोई अपना डिस्क्वालीफाई हो जाएगा एमपी एमएलए पोजीशन से, ये क्या कहते हैं कि ये ऐड किया गया है शेड्यूल 10 में। तो यहाँ पर लिखा क्यों ऐड किया गया था? पॉलिटिकल डिफेक्शन बहुत होता था उस समय, ठीक है, कि कोई भी एमपी एमएलए क्या करता था कि एक पार्टी से सिलेक्ट हुआ और फिर बाद में मंथ 2 मंथ में ही जाके क्या करता था कि उस पार्टी को छोड़ के दूसरा पार्टी ज्वाइन कर लेता था, या मान लिया अपोजिशन में है, हाँ, तो अगर क्या कहते हैं जो पार्टी पावर में है उसने बोल दिया कि हाँ क्या कहते हैं तुम हमारे तरफ वोटिंग करो तो कोई मिनिस्ट्री का पोजीशन दे देंगे या कुछ ऐसा, तो ये तुरंत डिफेक्ट कर जाता था। सिलेक्ट हुआ सिलेक्ट हुआ एक्स पार्टी के नाम पर और चला गया वाई पार्टी के नाम पर, तो ये क्या है? डिफेक्शन है। तो इसको रोकने के लिए एक जो उस समय एक कॉन्सेप्ट फेमस हुआ था, आया राम गया राम, हाँ, तो उसको रोकने के लिए जो है ये प्रोविजन, ये क्या कहते हैं शेड्यूल ऐड किया गया। ग्राउंड क्या क्या है? या तो वो खुद छोड़ दे, वॉलंटरीली लीव्स, या वोटिंग अगेंस्ट वोटिंग कर दे, या वोटिंग ना करे, मतलब पार्टी का विप है कि वोटिंग करना है आपको पार्टी के, और आप अगेंस्ट वोटिंग कर दी, या फिर आप वोटिंग नहीं किए, तो वो भी एक डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड है। या फिर इंडिपेंडेंटली मतलब इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड हुआ है और उसके बाद क्या कर रहा है कि पार्टी ज्वाइन कर लिया, तो ये भी डिफेक्शन का कारण है। उसके बाद अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है और वो एक पार्टी ज्वाइन करता है 6 महीने पहले ज्वाइन करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 6 महीने के बाद ज्वाइन करता है, ठीक है, नॉमिनेट होने के 6 महीने के बाद, तो वो भी मतलब अंडर डिस्क्वालिफिकेशन आ जाएगा। इस केस में क्या होता है कि ये चेयरमैन या स्पीकर, इनके पास पूरा पावर होता है कि ये डिस्क्वालीफाई कर दे, और इनकी पावर जो है वो फाइनल है, इनकी पावर फाइनल है। कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, इनकी पावर फाइनल है, ठीक है, ये ऐसा है। इसमें एक बाद में एक इसको मैं और विस्तृत तरीके से बताऊंगा, ठीक है, कि बीच में एक केस भी हुआ था, इस पर एक केस आया था, जैसे इधर तो बहुत बार बार डिफेक्शन हो रहा था, 2015, 7 इस समय बहुत बार हुआ है, तो उस समय एक केस आया था, उस केस को मैं अगले क्या कहते हैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या था, ठीक है। अच्छा, इसका एक्सेप्शन क्या है कि मान लीजिए कि कोई पार्टी ए है, ठीक है, कोई पार्टी ए है
और इसका 2/3 मेंबर डिसाइड करता है कि भाई हम लोग इस पार्टी को छोड़ देंगे और पार्टी बी में शामिल हो जाएंगे। तो 2/3 कोई छोटा ये क्या कहते हैं नंबर तो है नहीं किसी पार्टी का। 2/3 तो मतलब 66% मेंबर्स अगर ये डिसाइड करते हैं कि हमको इस ए पार्टी में नहीं रहना है, बी में जाना है, तो वो जा सकते हैं। इस केस में क्या होगा कि 1/3 जो बच जाएगा उनका भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। मतलब दोनों करेक्ट है अपने जगह पर। मान लो कि 2/3 चला भी गया बी में, हाँ, तो ये भी अपने जगह करेक्ट है और ये भी अपने जगह करेक्ट है। इस केस में कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। या कोई ऐसा पर्सन है एमपी एमएलए जो कि स्पीकर या चेयरमैन के लिए इलेक्ट हो जाता है, तो वो अपना पार्टी से रिजाइन कर देता है और चेयरमैन और क्या कहते हैं स्पीकर के पोस्ट पर रहता है। तो अगर मान लीजिए उसका टेन्योर एक्सपायर हो गया, ये छोड़ दिया, ठीक है, किसी कारण में, तो वो फिर से अपना पार्टी ज्वाइन कर सकता है। इस केस में उनको डिफेक्शन नहीं होगा। एक चीज और है कि स्पीकर या चेयरमैन के ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं है, हाँ, कि भाई आपको क्या कहते हैं आज के आज ही आप डिसाइड करो, हाँ, आज के आज ही आप डिसीजन दो। इस केस में दिक्कतें तो होती है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्पीकर या चेयरमैन बहुत दिन तक मतलब डिफेक्शन होने के बाद भी बहुत दिन तक इस क्या कहते हैं एमपी एमएलए को क्या कहते हैं डिस्क्वालीफाई नहीं करते, जिसके कारण वो पता चलता है कि कोई मेंबर एक्स है, हाँ, वो पार्टी ए से खड़ा हुआ था, पार्टी ए से जीता था और पार्टी बी में, हाँ, क्या कहते हैं डिफेक्शन होने के बाद भी क्या कहते हैं वहाँ पार्लियामेंट में बैठ रहा है या लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठ रहा है और वोटिंग भी कर रहा है, और वो क्या है कि उसको डिस्क्वालीफाई भी नहीं किया गया। ये इनका स्पीकर और इनका अपना जुरिस्डिक्शन है। शेड्यूल 11 में क्या बोलता है कि शेड्यूल 11 जो है वो पावर के बारे में बताता है, पावर अथॉरिटी, पंचायत का पावर और अथॉरिटी क्या है, ये कौन बताता है? शेड्यूल 11। शेड्यूल 11 ये बताता है कि पंचायत का पावर और अथॉरिटी क्या है, ठीक है। तो ये किस में है? 243 जी में है, ठीक है, ये आपको 243 जी में है। पावर और अथॉरिटी के बारे में एक्चुअली इसको ऐसे याद कर सकते हैं, 243 जी, जी फॉर गट्स, तो पंचायत का गट्स है जी, 243 जी, और तो पंचायत का पावर किससे हुआ? 243 जी से। एक्चुअली ये 3 टायर कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देता है। ये आपको पता होगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1992 में और फिर 11th शेड्यूल ऐड किया गया, ठीक है। आर्टिकल 40 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये गांधी जी का सपना था, गांधी जी का विजन था, और ये आर्टिकल 40 जो है वो डीपीएसपी में है कि भाई क्या कहते हैं लोकल गवर्नमेंट को हम लोग को बढ़ावा देना चाहिए। तो गांधी जी के विजन को हम लोगों ने साकार करने के लिए, हाँ, ये पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का कॉन्सेप्ट लाया। पंचायत का कॉन्सेप्ट जो है ये आर्टिकल नंबर 243 से लेके 243 ओ तक, 243 से लेके 243 ओ तक जो है ये आपको पंचायत के बारे में ये आर्टिकल डील करता है। इसमें टोटल 16 आर्टिकल्स, 16, ठीक है। अब इसमें 29 मैटर्स हैं। इंपॉर्टेंट मैटर्स को मैंने लिख दिया, एग्रीकल्चर है, लैंड इंप्रूवमेंट, जो भी आप सोचिए कि लोकल लेवल पर मैंने गांव में जो जरूरत हो, माइनर इरिगेशन, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, ये देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सोशल फॉरेस्ट्री भी है इसमें, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी है। अगर आपको क्वेश्चन करेगा भी ना तो ये नहीं पूछेगा कि एग्रीकल्चर, हाँ, या माइनर इरिगेशन, आपको माइनर इरिगेशन में भी चांसेस है लेकिन एग्रीकल्चर और ये फॉर्डर ये सब नहीं पूछेगा आपको। जो ऐसा जैसे ये यहाँ पर आप देखिए ये पॉइंट जो है नॉन कन्वेंशनल वाला जो है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, ये पॉइंट आपको डाल देगा, हाँ, कि ये पंचायत के मैटर में है कि नहीं, ठीक है। तो ये है खादी विलेज, खादी कॉटेज, ये सब, ठीक है। उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, फिर ये भी पूछ सकता है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन ये भी इसमें है, कल्चरल एक्टिविटीज है इसमें, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का भी मैटर है इसमें। उसके बाद पीडीएस है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेक्निकल ट्रेनिंग भी है पंचायत में, टेक्निकल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन भी है। तो एक 2-4 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। आप एक बार पूरा पॉइंट उसको देख लीजिएगा, उसके बाद 3-4 पॉइंट जो आपको लगता है कि आप भूल सकते हैं उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा।
उसी तरह शेड्यूल 12 में क्या है, म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में है। इनका क्या है, इनका पावर, ऑथोरिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। इसमें क्या है कि इसमें ये जो कौन आर्टिकल डील करता है, 243W, इसको भी हम वही से समझ सकते हैं, पावर, गट्स, ठीक है। तो वहां पर जी था, यहाँ पर डब्ल्यू है, पावर वाला डब्ल्यू, ठीक है। तो ये, और इसका टोटल है 243 से स्टार्ट होता है, म्यूनिसिपैलिटीज का 243 जेड में जाके खत्म होता है। इसका ऐसे होता है PQRST UVWXYZ, फिर ZA ZB ZC, इस तरह करके चलेगा, ZG तक है। टोटल इसमें 18 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। और इसका मैटर भी 18 है, बड़ा अच्छा कोइंसिडेंस है। देखिए आपके टोटल 18 आर्टिकल भी हैं म्यूनिसिपैलिटीज के लिए। म्यूनिसिपैलिटीज के क्या कहते हैं के लिए टोटल 18 आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, और 18 मैटर में। ये भी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था 1992 में ही, ठीक है। 3 टायर गवर्नमेंट का वो था। इसमें क्या क्या है, अर्बन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ लैंड, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, रोड ब्रिजेस, फायर सर्विसेज, अर्बन फॉरेस्ट्री भी है, देख रहे हैं। स्लम इंप्रूवमेंट तो होगा ही। स्लॉटर हाउस, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि लोग ध्यान में नहीं रखते हैं कि रेगुलेशन ऑन स्लॉटर हाउस भी इनमें आता है। अर्बन एम्यूनिटीज रहेगा, ब्यूरियल एंड ब्यूरियल ग्राउंड्स भी है, कैटल पॉन्ड्स भी है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ ये भी है, पब्लिक एम्यूनिटीज लाइक स्ट्रीट लाइट्स, पार्किंग लॉट्स, बस स्टॉप्स, अर्बन फॉरेस्ट्री, ये सारा पॉइंट इसमें है। तो ये मेरा जाके शेड्यूल 12 तक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में पॉलिटी का कोई नया टॉपिक मैं लेकर आऊंगा और मैं फिर उसको बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन जो है वो स्प्रेड हो सके। आपको तब तक के लिए धन्यवाद।